नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पायल और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बैंकिंग लाइफ पायल में। दोस्तों, आज रीजनिंग क्लासेस का थर्ड डे है, ठीक है। थर्ड क्लास है ये रीजनिंग की। और आज का जो टॉपिक है वो है इनइक्वालिटी। तो आज मैं इनइक्वालिटी समझाऊंगी, सिंपल इनइक्वालिटी, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में हम कोडेड इनइक्वालिटी की बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं कुछ क्वेश्चंस लूँगी इनइक्वालिटी समझाने के लिए। उससे पहले कुछ बेसिक रूल्स हैं जो मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि एक आइदर और का केसेस होता है। कभी कभी क्या होता है कि एक कंक्लूजन की बजाय दो कंक्लूजन ऐसे होते हैं जो ट्रू हो सकते हैं, मतलब दो में से एक हो सकता है। तो आइदर और का एक केस बनता है। उसके लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए जो फुलफिल होनी चाहिए। अगर वो कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो ही आइदर और का केस बनता है एलिमेंट्स के बीच में, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो पहली कंडीशंस क्या है कि एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। जैसे दो एलिमेंट है, ठीक है, ए और बी। कंक्लूजन में दोनों में ए और बी के बीच का रिलेशन शो कर रखा है, ठीक है। तो दोनों ए और बी का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट कंक्लूजन ए और बी के रिलेशन को शो कर रहा है, दूसरा सी और डी को कर रहा है, ठीक है। तो दोनों में एलिमेंट सेम होने चाहिए, तभी आइदर और का केस बनेगा। और दूसरी कंडीशन है कि इंडिविजुअली बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, यानी कि पहला और दूसरा कंक्लूजन, ठीक है, वो दोनों ही गलत होने चाहिए, कोई भी उनमें से सही नहीं होना चाहिए। अगर वो सही प्रूव हो रहा है तो आइदर और का केस नहीं बनेगा, ठीक है, फिर वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आइदर और का केस हमारे यहाँ पे दो सिचुएशंस में बनता है। एक तो जब एलिमेंट्स के बीच में कोई रिलेशन हो और एक जब रिलेशन ना हो, ठीक है, नो रिलेशन का केस और रिलेशन का केस। तो सबसे पहले नो रिलेशन की बात करते हैं। अब नो रिलेशन में क्या होता है कि एलिमेंट्स के बीच में जैसे फर्स्ट कंक्लूजन है या सेकंड कंक्लूजन है, तो फर्स्ट कंक्लूजन में ये सिंबल होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू का, और सेकंड में होना चाहिए लेस देन का, ठीक है। तो उसी तरह ऑपोजिट, मतलब बेसिकली बात यह है कि ऑपोजिट सिंबल्स होने चाहिए, ठीक है, दोनों कंक्लूजन में, और एक सिंबल के साथ इक्वल का साइन ज़रूर होना चाहिए, तभी वो नो रिलेशन का केस बनेगा। सेकंड है रिलेशन का, यानी कि अगर जो दो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू का रिलेशन बन रहा है या लेस देन इक्वल टू का रिलेशन बन रहा है, दोनों में से एक भी, तो वो आइदर और का केस उसमें हम बना सकते हैं, ठीक है, बट बाकी कंडीशंस फुलफिल करने के बाद जो ऊपर दो बताई गई है। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मैं पहले कंक्लूजन्स लिख रही हूँ, ठीक है, स्टेटमेंट बाद में। अब ये दोनों कंक्लूजन मान लीजिए रॉन्ग है, ठीक है। अब कैसे रॉन्ग है? स्टेटमेंट में दे रखा है कि ए इज़ ग्रेटर देन सी, ठीक है, एंड लेस देन बी। एक सेकेंड, सी इज़ लेस देन बी। तो आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं बन रहा। तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा तो ये नो रिलेशन का केस है। और कंक्लूजन में आप देख सकते हैं ऑपोजिट साइन है और एक साइन के साथ इक्वल का साइन भी है, एलिमेंट सेम है और दोनों रॉन्ग है, तो ये नो रिलेशन का आइदर और का केस बना। इसी तरह आप रिलेशन का एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें भी पहले मैं आपके सामने कंक्लूजन दिखाऊंगी, ठीक है। हम सेम ही एलिमेंट ले लेते हैं, ए और बी ले लेते हैं इसमें भी। तो ए जो है वो ग्रेटर है बी से या फिर ए है इक्वल है बी की। तो ये दो कंक्लूजन है, दोनों गलत है। स्टेटमेंट क्या है? ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सी एंड सी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी। तो आप देख सकते हैं यहाँ से क्या रिलेशन बन रहा है, ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ठीक है। तो इससे क्या प्रूव होगा, मैं आपको बताऊंगी कि हम रिलेशंस कैसे निकालते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये दोनों कंक्लूजन्स रॉन्ग है क्योंकि ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, ना तो ए ग्रेटर है बी से और ना ही इक्वल है, ठीक है, बट रिलेशन है, तो यहाँ पे आइदर और का केस बनेगा। तो पहला क्वेश्चन, तो पहला जो कंक्लूजन है वो है कि हमें ये प्रूव करना है ए है ग्रेटर देन एच, ठीक है। तो ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अब सी से हम एफ तक जा सकते हैं और एफ से आप देख सकते हैं कि एच तक जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे प्रूव होता है कि हाँ, पहला कंक्लूजन करेक्ट है। ई इक्वल टू एफ कहीं भी नहीं दे रखा और डी और ई के बीच में कहीं भी कोई रिलेशन नहीं दे रखा। दोस्तों, एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि ये कैसे निकाला मैंने, ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो हम ये ए इज़ ग्रेटर देन एच हमने कैसे प्रूव किया कि ए से सी तक जाना, आप मान लीजिए कि डोर्स हैं ये, ठीक है, इक्वल का डोर है, मतलब आप राइट साइड भी जा सकते हैं, लेफ्ट साइड भी जा सकते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू का डोर है, यानी कि ए सी तक जा सकता है, ठीक है, लेकिन सी ए के पास नहीं जा सकता, ठीक है, डोर क्रॉस करके। एक साइड डोर खुला हुआ है, ठीक है, आप इसको डोर मान लीजिए और ये डोर का मुंह है कि इस साइड से खुला हुआ है, तो इस साइड से एंट्री कर सकते हैं, ठीक है, जिस साइड से खुला है उस साइड से एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं पूरे क्वेश्चन को। अगर आप 5 क्वेश्चन भी दे रखे हैं तो आप ईजिली 2 मिनट्स में कर लेंगे,
ठीक है। तो अब देखिए कि जो ए से एच तक जाना है उसके लिए हमें क्या क्या सिंबल चाहिए होते हैं। या तो ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल हो, वो भी चलेगा, ठीक है। इक्वल का सिंबल दे रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो जा सकता है डॉट से, ठीक है। अगर लेकिन एक ग्रेटर देन का सिंबल ज़रूर होना चाहिए, ठीक है, ए से एच तक जाने के लिए, अगर आपको ये दिखाना है कि ए इज़ ग्रेटर देन एच। और सेकंड वाले के लिए सिर्फ इक्वल चाहिए होता है सेकंड कंक्लूजन में, और कोई सिंबल नहीं होना चाहिए बीच में। और थर्ड में भी आपको एक ऐसा सिंबल होना चाहिए लेस देन का, ठीक है। जैसे ई इज़ लेस देन डी शो करना है तो एक लेस देन का सिंबल ज़रूर होना चाहिए, बाकी कोई भी सिंबल हो, बट वो डोर ओपन हो, ठीक है, आप जा सकते हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि लेस देन की जगह ग्रेटर देन का हो या ग्रेटर देन इक्वल टू का हो। आपको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि जैसे अब हमें ये प्रूव करना है, मान लो कि a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू h, तो इसके लिए एक स्टेटमेंट लेते हैं। ये कंक्लूजन था, a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू h, ठीक है। एक स्टेटमेंट लेते हैं, हमें यहाँ पे शो कर रखा है कि a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू c, ठीक है, और c इज़ इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे दे रखा है d, ठीक है। दोस्तों हमें इसमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू प्रूफ करने के लिए हमें सारे सिंबल्स ग्रेटर देन इक्वल टू के होने चाहिए या इक्वल टू के। ऐसा ना हो कि कोई सिंबल लेस देन का हो या ग्रेटर देन का हो, नीचे साथ में इक्वल टू का सिंबल ज़रूर होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि ए सी तक जा सकता है और सी और डी के बीच में तो डोर ही नहीं है, ओपन है, बिकॉज इक्वल टू का साइन है, ठीक है, वो बराबर ही है। तो डी और एच के बीच में भी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो हमारे पास दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन है, कोई और नहीं है। तो ये कंक्लूजन हमारा सही हो जाएगा, ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एच का, ठीक है। ये आपको समझ आ गया कि इसके लिए हमें ग्रेटर देन इक्वल टू के सिंबल चाहिए सारे। अगर आपको खाली ग्रेटर देन प्रूफ करना होता तो एक ग्रेटर देन का सिंबल चलेगा, बाकी कोई दूसरे भी चलेंगे, ठीक है। तो इसी तरह अगर हमें यहाँ पे d लेस देन h दे रखा होता तो फिर ये कंक्लूजन प्रूव नहीं होता, ये रॉन्ग हो जाता। a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू का a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू h, फिर ये कंक्लूजन रॉन्ग हो जाता, ठीक है। अगर हमें d इज़ लेस देन h या d इज़ लेस देन इक्वल टू h का सिंबल दे रखा होता। तो इसी का एक सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दे रखी है और एक सेकेंड थर्ड क्वेश्चन आ गया, हाँ जी। तो कंक्लूजन दे रखा है कि हमें 3 कंक्लूजन है जो हमें चेक करने हैं कि सही है या नहीं। R जो है वो लेस देन W है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि जो W है, W इज़ इक्वल टू U, तो U से हम R तक जा सकते हैं, डोर खुले हैं, ठीक है, एक साइड के U से R तक के, और एक सिंबल हमारे पास लेस देन का है ही, तो R इज़ लेस देन W प्रूव हो गया, पहला कंक्लूजन, ठीक है। ये देखिए आप ये एक सिंबल दे रखा है ना R और S के बीच में लेस देन का, तो इससे हमारा पहला कंक्लूजन प्रूव हो गया। L इज़ इक्वल टू U है, नहीं है, ठीक है, कहीं भी ऐसा नहीं दे रखा। और U से L तक जा सकते हैं, ठीक है, U इज़ ग्रेटर देन L दे रखा है, तो आप देखिए U से S तक जा सकते हैं, ठीक है, डोर ओपन है, और उसी तरह S से L तक जा सकते हैं। तो हमारा थर्ड कंक्लूजन भी करेक्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि हमें लेस देन के लिए भी एक ही लेस देन का सिंबल चाहिए होता है, ठीक है, एटलीस्ट एक। तो पहला कंक्लूजन, इन्होंने कहा है कि ओनली वन कंक्लूजन, नहीं, पहला और तीसरा दोनों करेक्ट हैं, तो पहला वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा और हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओनली वन एंड थर्ड कंक्लूजन इज ट्रू, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, इसमें 2 कंक्लूजन दे रखे हैं, एस ग्रेटर देन वाई और एस इक्वल टू वाई। तो देखते हैं कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, S से अगर Y तक हमें जाना है तो आप देखिए या तो S से R तक जाएं, लेकिन R बाकी 2 स्टेटमेंट में Y Z O X T Y यहाँ पे कहीं नहीं दे रखा, ठीक है। तो इस साइड जाने का कोई मतलब नहीं बनता, S से O तक जाते हैं पहले, वहाँ देखते हैं कोई रिलेशन बनता है। तो S से O तक गए, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, यानी कि इजीली हम जा सकते हैं, डोर का मुंह इस तरफ S की तरफ खुला है तो आप वहाँ से एंटर कर सकते हैं। तो S से O तक गए, O से फिर हम आप देख सकते हैं यहाँ पे O दे रखा है, O इक्वल टू Z, तो O से Z तक गए, उसके बाद Z से Y तक, ठीक है। तो अब एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, हमें यहाँ पे बोला गया है कि S ग्रेटर देन Y होना चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पे स्टेटमेंट में S ग्रेटर देन इक्वल टू O है, और फिर O से जब हम Y तक जाते हैं तो वो भी O इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू Y, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, हमें एक साइन एटलीस्ट ऐसा चाहिए जो ग्रेटर देन का हो,
ठीक है। बट यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों जो साइन है एस और ओ के बीच में भी ग्रेटर देन इक्वल टू का है, और जेड और वाई के बीच में भी, जेड से वाई जा रहे हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू का है, तो ये पहला कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन एक रिलेशन बन रहा है एस जो है ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है, ठीक है। तो ये आइदर और का केस बनेगा, जो मैंने आपको बताया था कि एस ग्रेटर देन इक्वल टू वाई हो गया, ठीक है। इनके बीच में एक रिलेशन तो है, ठीक है, एक रिलेशन प्रूव हो रहा है कि एस ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है। लेकिन जो बोथ कंक्लूजन्स हैं एस ग्रेटर देन वाई और एस इक्वल टू वाई, वो अलग अलग रॉन्ग है, और यहाँ पे एलिमेंट्स भी सेम है, ठीक है। तो ये आइदर और का केस बनेगा। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा सी, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। आप एक बार दोबारा यहाँ नीचे देख सकते हैं, क्लियरली मैंने लिख दिया है एस ग्रेटर देन इक्वल टू ओ और ओ इक्वल टू जेड एंड जेड ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू के सिंबल हैं, और ओ टू जेड इक्वल है तो वो डोर ओपन है, और ठीक है। तो ये रिलेशन हो गया और आइदर और का केस बन गया हमारे यहाँ पे, ठीक है, हमारे पास, बिकॉज दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली रॉन्ग है और एलिमेंट्स भी सेम है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो ये जो सेशन था यहीं पे ख़त्म होता है, और नेक्स्ट सेशन में मैं आपके लिए इनइक्वालिटी, कोडेड इनइक्वालिटी का टॉपिक लेके आऊँगी। Now we will talk about same thing in English. Guys, welcome to my channel Banking Life Pile, and today is the third session for the reasoning classes, and the topic is inequality. And today I will teach you simple inequality today, and in the next session, in the fourth session, I will teach you the coded inequality. Okay, so let's start the session. I will teach you inequality with the help of some questions, but before doing that, first learn some basic rules regarding it. There is either or case in inequality. Okay, so for that two conditions must be fulfilled. First condition is elements must be same. Elements means that means in one conclusion, if A and B are given, okay, some relation is given between A and B. So in second conclusion also, relation between A and B must be given, not between C or D or any other elements. Okay, so elements must be same in both the conclusion, and individually, second condition is individually both conclusions must be wrong. That means conclusion 1, if two conclusions are given, conclusion number 1 and conclusion number 2 both must be wrong. Okay, only then we can have a either or case. So in either or case also there is subdivision, and there can be a relation between elements or there can be no relation between elements. Okay, so there are two cases in either or case, no relation between elements, and the other one is relation between elements. Okay, so we have either or case in these two type of situation, in no relation and relation. First of all, let's talk about no relation. Guys, in conclusion 1, if you have two elements and okay, like A or B, and there is symbol like greater than equal to, and in a second conclusion between A and B opposite sign is there, less than. Okay, so that is a no relation situation. If in the statement also no relation is proved between them. Okay, and if in the conclusion there are opposite sign, but at least one equal sign must be there with the other sign. Okay, like greater than equal to or less than equal to. So one sign with equal to must be there, and the other sign must be opposite of the first sign. Okay, so I will explain you with the help of a example. I am taking the conclusion first. These both are wrong. As you can say that there is no relation between them in the statement. A is greater than C and less than B, so there is no relation between A and B, and both these individual conclusions are wrong, and the elements are also same, A and B, A and B, and you can see the symbols are less than equal to and opposite sign is there, sorry, greater than equal to and less than. Okay, and one symbol has equal to sign with it. So this is a no relation case. Now let's come to the relation case. Okay, in the relation case, there must be a relation between the elements, whether it be a greater than equal to relation or less than equal to equal to relation. Okay, and both the individual conclusions must be wrong. So now let's take an example of it also to explain you. Let's take the same elements A and B for it also, and I will be taking the conclusion first. So A, we can say here A is
in the first conclusion we will write A is greater than B. Okay, if the first conclusion is A is greater than B, second will be A is equal to B. Okay, this kind of conclusion will come in the relation case, and individually both are wrong. Why? Because in the statement it can be proved that A is greater than equal to B. Okay, when it is proved A is greater than equal to B, that means then there is a relation between A and B that is greater than equal to B. Only then the either or case will be proved here. So you can see here A is greater than equal to C and C is greater than equal to B. So A will be greater than equal to B. Guys, I will help you explain. I will explain you how we come to this relation A is greater than equal to B in the with the help of the questions. Okay, so let's take a question first. I hope this either or case is clear to you. Okay, with the help of example, it will be more clear. Imagine these are door. Okay, these symbols. Equal to means no door, greater than means the right side is door is not open and the left side door is open. Okay, and the same is the case with the less than. Okay, so first conclusion is A greater than H. So as you can see in the statement, A is greater than equal to C, and from C we can move to F, and from F we can go to H. So conclusion 1 is true. Second is wrong because E is not equal to F, as you can see in the statement, and D, there is no relation between D and E. Okay, so only conclusion 1 will be correct, and I will explain you more. Guys, when you have to prove that we have to go from A to H. Okay, I mean we have to prove that A is greater than H, not greater than equal to. I am talking about greater than H. Then we have to get at least one symbol in the statement of greater than. Okay, other symbols can be equal to or greater than equal to. Okay, but no other symbol than these three symbols. Okay, in the second conclusion we need only equal to symbol, and in the third conclusion also we need less than symbol or equal to or less than equal to. Okay, equal to or less than equal to can be optional, but one less than symbol must be there to prove the third conclusion. Okay, so I hope you get this point, and so that's why only conclusion 1 follows. Okay, one more extra conclusion I will prove you here. Let's take an example of a conclusion. If a fourth conclusion is given, okay, that is A is greater than equal to H, that we have to find out if this is correct or not. Let's take a different statement for this conclusion. Let's think it is a different question. Okay, not related to the first question. Conclusion is, there is one conclusion given which we have to check whether it is right or wrong, that A is greater than equal to H. What we need for that? We need only and only two kind of symbols. Okay, equal to symbol is optional, but we need the greater than equal to symbol must, and there should be all greater than equal to symbols and no other symbol. Okay, if there is greater than symbol or less than symbol, then the conclusion will be wrong. As you can see here, A is greater than equal to C. Okay, we get the greater than equal to symbol, and then C is equal to D. That means there is no door. Okay, movement can be done freely. Okay, A can move to C because the door is open. You can say the mouth of the door is open to the A side. Okay, so A can enter through the door to C. Similarly, D can enter to the door through and then move to H. If the opposite symbol was given there, then that means A cannot move from D cannot move from its place to H because the mouth of the door is open towards the H side. Okay, so and that's why the conclusion will be wrong in this case. So now let's move to the second question to get a more better understanding of this type of questions, inequality. So this is the second question we have here. Just a second, this one is third. Let's move to the second question. Yeah, here it is. So see, three conclusions are given here. First conclusion is R is less than W. Okay, so first we will find W here. Okay, W is equal to U. Okay, fine. Then from U we can go to R. Okay, doors are open, I mean one side. Okay, so and also one less than symbol we have. What we need? One less than symbol,
and the other symbols can be equal to or less than equal to. So we have at least one less than symbol, that means first conclusion is correct. L is not equal to U. As you can see here, there is in the statement there is no relation. We need only equal to symbol to prove relation between L and U, and there are other symbols also between L and U. So the second conclusion will be wrong. In the third conclusion, what we have to check that can U move towards L? I mean, can U go to L? U is greater than L. So as you can see in the statement, U can go to S. U is greater than equal to S, and then S is greater than O, and then O is equal to L. So third conclusion is correct. First conclusion is correct, but option A is wrong because it is saying in the options that only conclusion 1 follows, but conclusion 1 and third both follow, so second option will be correct. Okay, I hope you understand the third conclusion, that U is greater than L, because here also we need at least one greater than symbol, that is between S and O, you can see here in the statement. Okay, now move to the last question of this session, third question. We have two conclusions here, S greater than Y, S equal to Y. Guys, this is the either or case of relation. I am telling you in advance. Okay, I am explaining you here. So to check whether S is greater than Y or not, first we will see where is S. S is given here. R is less than equal to S, and S is greater than equal to O. Okay, so S is given only here, and we have to check the relation between S and Y. Okay, so we will not move toward R side because R is not given anywhere in the statement other than here. So we will move toward O. Okay, because O is also given here also, like as you can see, Z is equal to O. Okay, so we will move toward the right side from S to O. Okay, the door is open also towards the S side. So we have what kind of symbol we have between S and O? Greater than, equal to. Okay, what we need? At least one symbol of greater than. But there is what kind of symbols are greater than, equal to between S and O, and then from O to Y we can also go, but we don't have one greater than symbol. That means conclusion 1 will be wrong, automatically wrong, because we don't have at least one greater than symbol. Okay, we have there is relation between S and Y. S is greater than equal to Y. Okay, but it will be either or case, because S is not equal to Y. As you can see, there is no equal to sign between S and Y. There is greater than equal to sign between S and Y, and we don't have at least one symbol that of greater than between S and Y. So it will be a either or case, and it will be a relation case. Okay, either or case in relation situation, because there is relation between S and Y. As you can see here, I am writing clearly over here. I am writing again the statement. Okay, so for more clarity, how we prove the relation? S is greater than equal to O, and then O is equal to Z, and then Z is greater than equal to Y. So we have all greater than equal to signs. That means Z is greater than equal to Y. So this is a relation between S and Y, and both the conclusions are wrong, first and second. That means it is a either or case. Also the elements are also same, and the conclusions are individually wrong. So the third option will be correct, either or case. Guys, we will meet in the next video with a new topic, coded inequality. And if you like my videos, if you want me to make more videos on reasoning and other subjects, please subscribe to my channel and press the bell icon for the notifications for upcoming videos. And have a nice day. Thank you.